हरदोई और मिश्रिख लोकसभा प्रभारी के रूप में आज पहली बार जनपद में पहुंचे मध्य प्रदेश के चिकित्सा, शिक्षा एवं भोपाल गैस त्रासदी आपदा राहत मंत्री विश्वास सारंग ने भाजपा के महासंपर्क अभियान का शुभारंभ किया। प्रतिष्ठित व्यक्ति महासंपर्क अभियान में मंत्री सारंग ने अधिवक्ता एवं पत्रकार अभय शंकर गौड़ के आवास पर जाकर मुलाकात की और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के 9 साल के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण सहयोग आदि बिंदुओं पर चर्चा की। उसके बाद मंत्री विश्वास सारंग रेडियो जागो 90.4 एफएम स्टूडियो में पहुंचे। आइए सुनते हैं चेयरमैन अभय शंकर गौड़ के साथ हुई मंत्री विश्वास सारंग की बातचीत। रेडियो जागो 90.4 एफएम स्टूडियो में मैं अभय शंकर गौड़ आज मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा, शिक्षा एवं भोपाल गैस त्रासदी आपदा राहत मंत्री श्री विश्वास सारंग जी का स्वागत करते हैं। और आपके साथ में हैं हमारे हरदोई के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्र जी, और उसी के साथ में हैं लखनऊ के पूर्व भाजपा अध्यक्ष रामनिवास यादव जी हमारे साथ में हैं। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में जो जनता में एक विश्वास है उसको और जगाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। विश्वास सारंग जी हरदोई के ही नहीं बल्कि हरदोई के पास की संसद क्षेत्र मिश्रिख है, उसके भी आप प्रभारी हैं। आपने आज जो मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं, इसमें कौन से ऐसे बिंदु आप देख रहे हैं जो जनता को सबसे ज़्यादा लाभ देने वाले लग रहे हैं? हमने जब जनता से बात करी तो आपका जो डीबीटी है यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, उससे लोगों में एक विश्वास ये जगह है कि भ्रष्टाचार को हम कैसे दूर कर सकते हैं डिजिटल माध्यम से। साथ ही साथ में एक अंत्योदय की योजना से लोगों को लाभ मिला है, और सबसे ज़्यादा लाभ जो लोग बताते हैं वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कार्ड बना है उसकी वजह से 5 लाख तक की बीमारी के उनके जो चिकित्सा खर्च हैं उनको सरकार वहन कर रही है। आप इन 9 वर्षों की जब पूरी समीक्षा करते हैं, एक बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उस बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ सबसे ऊपर आपको दिखलाई पड़ रही है? इन 9 वर्षों में हर आयाम पर काम किया है। आपने जो 2 उदाहरण दिए उसमें पहला डीबीटी का है। इस विषय में दोनों बातें मोदी जी ने स्थापित की है। पहले तो जो उनका एक नारा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसको स्थापित किया और भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त किया। राजीव गांधी कहते थे कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो केवल 15 पैसे जनता तक पहुंचता है। डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट हितग्राही के खाते में पैसा गया तो भ्रष्टाचार समाप्त हुआ। और डिजिटल जब हम इंडिया की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुशासन स्थापित करना, ये भी मोदी जी की सरकार ने किया। दूसरा उदाहरण आपने स्वास्थ्य को लेकर दिया कि गरीब आदमी भी अब ताकत के साथ किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जा सकता है। उसको ये इन्फिनिटी नहीं रहती कि मेरा इलाज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। 5 लाख तक का इलाज उसका किसी भी अस्पताल में वो करवा सकता है। ये बड़ी योजना है। पर केवल ये 2 योजनाएं नहीं, आप इन ऑल यदि मोदी जी की 9 साल के सुशासन की विचार करेंगे तो अर्थव्यवस्था का मामला हो, विदेश नीति का मामला हो, इंटरनेट सिक्योरिटी का मामला हो, रोजगार देने का मामला हो, किसान की आमदनी को दुगना करने का मामला हो, महिला को सम्मान देने की बात हो, शहर के विकास की बात हो, गांव के विकास की बात हो, हर घर पक्का बन सके इस विचार को स्थापित करने की बात हो, हर घर में शौचालय बन सके इस पर काम करने की बात हो, हर प्यासे कंठ को शुद्ध नल का जल मिल सके इसकी बात हो, तो मोदी जी की सरकार ने हर विषय पर काम किया। विदेश नीति से लेकर इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, रक्षा की व्यवस्था को सुचारू करने के साथ साथ इस देश के मान और सम्मान को बढ़ाने की बात हो, हमारे सांस्कृतिक अभ्युदय के जो विषय हैं उनको प्रायोरिटी पर लेकर, चाहे राम जन्म भूमि पर राम मंदिर के निर्माण की बात हो, धारा 370 हटाने की बात हो, ट्रिपल तलाक जैसे विवादास्पद विषय हटाने की बात हो, काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण की बात हो, केदारनाथ भगवान के मंदिर के प्रांगण के विस्तार की बात हो, सोमनाथ मंदिर के विस्तार की बात हो, महाकाल लोक के निर्माण की बात हो, तो मोदी जी की सरकार ने हर विषय पर काम किया। और इसीलिए पूरी दुनिया में तो मोदी जी की स्वीकारोक्ति है ही, पर आज इस देश की जनता मानती है कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उनके घर के मुखिया हैं। ये विश्वास सारंग जी हरदोई
कृषि प्रधान जिला है। आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है और पहले ये हुआ करता था कि गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान सालों नहीं होता था और इसलिए किसान बहुत प्रताड़ित रहते थे और अपनी गन्ने की खेती से उनका मुंह भी मोड़े रहते थे। तो ऐसा कौन सा मोदी सरकार ने काम किया जिसकी वजह से गन्ने की खेती अब किसानों के लिए लाभकारी साबित हो गई और उनको भुगतान भी मिल रहा है? वैसे आपके साथ में आपके ही भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्र जी भी हैं, ये भी हरदोई से काफ़ी चूंकि वाकिफ हैं, जिलाध्यक्ष हैं, ये भी इसमें आपको सहयोग दे सकते हैं बताने में कि ऐसा क्या हुआ। मुझे लगता है कि आप केवल गन्ने के किसान तक सीमित क्यों कर रहे हैं। देश के किसानों के हित पर लगातार नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है और निश्चित रूप से हरदोई के आप खुद मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार की योजना का ही परिणाम है कि अब गन्ने के किसान को समय से उसकी पेमेंट मिल रहा है। सॉइल हेल्थ की बात हो, बीज और खाद को समय पर देने की बात हो, नैनो यूरिया प्लांट लगाने की बात हो, हर स्तर पर मोदी जी ने काम किया है। सीमांत किसान जो बहुत छोटा किसान है, जिसके बाद बहुत छोटा रकबा है, उसको सम्मान निधि देने की बात हो, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। देखिए, एथेनॉल पेट्रोल और डीजल में पहले 5% भी नहीं मिलाया जाता था और ये एथेनॉल गन्ने का जो शीरा बनता है उससे उत्पादित होता है। ये मोदी सरकार ने अभी अब 15% कर दिया और ये 25% किया जा रहा है। इसका ब्लेंडिंग जिसको कहते हैं मिश्रण, एथेनॉल की ब्लेंडिंग जहां एक और पर्यावरण को लाभ देती है तो उसके साथ साथ किसान को भी निश्चित रूप से लाभ देती है। और मोदी जी की सरकार तो नवाचार के लिए ही पहचानी जाती है। नए आविष्कार हों और उन आविष्कारों के माध्यम से जनता को लाभ मिल सके, देश का मान और सम्मान बढ़े, देश मजबूत हो। मोदी जी का नारा है कि सबसे पहले देश, और उस पर वो काम कर रहे हैं। तो वो जो एथेनॉल का उत्पादन बढ़ा करके और जो मिक्सिंग करी जा रही है उससे जो मिल मालिक हैं वो अब ज़्यादा उनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है, क्योंकि सीधे ऑयल कंपनी वो एथेनॉल को खरीद रही हैं। देखिए, और वो सीधे किसानों को भुगतान हो रहा है। एथेनॉल का सीधे एमओयू 10-10 साल का ऑयल कंपनी ने एमओयू किया है और जैसा आपने बोला कि अब इसको 20% और 25% तक ब्लाइंडिंग को लेके जाने की योजना है। तो उससे जैसा मैंने कहा कि पर्यावरण भी सुधरेगा। पेट्रोलियम पदार्थ की कमी को लेकर जो बहुत सारी बातें आती हैं या हमें पेट्रोल को आयात करना पड़ता है पेट्रोलियम पदार्थ को, उसमें भी कमी आएगी और उसके साथ साथ किसानों को भी लाभ मिलेगा। तो उसके साथ साथ एथेनॉल के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी व्यवसाय के नए अवसर मिलेंगे। तो डिजिटल पेमेंट में जो है पूरे संसार में क्या ऐसा कीर्तिमान मोदी सरकार ने कर दिया? हम डिजिटल पेमेंट की बात करें तो पूरे दुनिया का 40% हिस्सेदारी केवल हिंदुस्तान की है। और वो हिंदुस्तान जिसमें ये कहा जाता है कि शिक्षा कम है, वो हिंदुस्तान जिसमें कहा जाता है कि हर किलोमीटर पर लोगों की रहन सहन में तब्दीली है और बोलियां बदली जाती हैं, उस भौगोलिक विषमता और जो अलग अलग रोज़मर्रा की परंपराएं उसमें परिवर्तन वाले देश में इस तरह से डिजिटल पेमेंट लोग करें। आज हम देखते हैं कि आप 1 किलो आलू भी यदि खरीदते हो तो आप उसको डिजिटल पेमेंट कर सकते हो पेटीएम के माध्यम से। आप 50 ग्राम मिर्ची भी खरीदते हो तो उसका भी वो हो सकता है। इवन आप शू पॉलिश कराते हैं तो उसका पेमेंट भी आप मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। तो डिजिटल पेमेंट करके टेक्नोलॉजी का क्या सदुपयोग हो सकता है और इस टेक्नोलॉजी से जनता को रूबरू कराना, ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है। तो यूपीआई के पेमेंट बढ़े हैं। पहले लोग यूपीआई से बहुत घबराते थे पेमेंट करने से, तो ऐसा कौन सा कारक है जिससे विश्वास बढ़ा यूपीआई? देखिए, सबसे बड़ी बात तो देखिए, जब सीधा सीधा मामला है, विश्वास नेता के प्रति होता है, विश्वास सरकार के प्रति होता है। राजनीति में 2 ही शब्द हैं जिससे सरकारें चलती हैं और उनकी क्रेडेंशियल या क्रेडिट बनती है, एक विश्वास और एक इकबाल। तो मोदी जी की सरकार ने विश्वास भी कायम किया है और इकबाल भी कायम किया है। इसीलिए तो अब आतंकवादी गतिविधि हिंदुस्तान में नहीं होती। इसीलिए पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि वो अपने सीमा में जो आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर हैं उससे आतंकवादियों को तैयार कर वो हिंदुस्तान में भेजे। यदि वो करता है तो एयर स्ट्राइक होती है, वो करता है तो सर्जिकल स्ट्राइक होती है। तो इकबाल कायम भी किया है सरकार ने और विश्वास कायम किया। इसलिए लोगों को लगता है कि इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। इसलिए लोग डिजिटल पेमेंट को पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं। तो अगले लोकसभा चुनावों की क्या तैयारी चल रही है? अगले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और
एक नरेंद्र जो विवेकानंद के रूप में इस देश में आए थे और उन्होंने ये विश्वास रखा था कि 21वीं सदी में ये हिंदुस्तान इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। मुझे लगता है कि दूसरा नरेंद्र मोदी उनके सपने को साकार करेगा। तो तैयारी क्या चल रही है? तैयारी पूरी है। देखिए जनता तैयारी, देखिए नरेंद्र मोदी जी के चुनाव की जो सबसे बड़ी खासियत है, चाहे आप 2014 का चुनाव लो या 2019 का चुनाव, वो चुनाव जनता ने लड़ा और जनता ने ही जिताया। तो 2024 का भी मोदी जी का चुनाव जनता ही लड़ेगी, जनता ही जिताएगी। पर हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित रूप से चुनाव हमारे लिए मकसद नहीं है, चुनाव हमारे लिए कोई आयाम नहीं है, चुनाव हमारे लिए कोई सत्ता प्राप्त करने का प्रकल्प नहीं है। चुनाव के माध्यम से हम सत्ता प्राप्त करके जनता की सेवा करना चाहते हैं, अंत्योदय के सिद्धांत को लागू करना चाहते हैं, समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा करना, ये हमारा लक्ष्य है। और वो लक्ष्य जब ही साधेगा जब हम सरकार में आएंगे। तो निश्चित रूप से सरकार में हम आना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को केवल प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं, बल्कि इस देश को बनाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ही बनेंगे, पर निश्चित रूप से यदि इस देश का नवनिर्माण होगा तो नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से ही होगा। धन्यवाद। रेडियो जागरण 90.4 FM स्टूडियो में आज हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा और भोपाल त्रासदी आपदा राहत मंत्री यहाँ पर विश्वास सारंग जी पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष यादव जी और हमारे हरदोई के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्र जी को भी यहाँ आने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।